What's up, guys? My name is C. Abhishek Bhandari and welcome back. So we started with concept of supply. इसके 3 सेशन हो चुके हैं. First session में we started with the basic definition of supply, that is what supply includes and what supply excludes. ठीक है, excludes जो 7.2 था वो अपन ने साइड में रखा था, at present स्टार्ट नहीं किया. We started with section 7.1. 7.1 में 3 पार्ट देखे थे, 7.1A, 7.1B and 7.1C. 7.1A talks about the basic, that is sale, exchange, transfer, relinquishment or provision of service for consideration and in course of business. मतलब अगर बेसिक है तो उसमें कंसिडरेशन प्लस बिजनेस दोनों होना चाहिए तो वो सप्लाई होगा, अदरवाइज वो सप्लाई नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट अपन ने देखा था 7.1B इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस. अगर आप सप्लाई के डेफिनेशन में सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है. बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट करो या पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट करो, फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई अगर कंसिडरेशन है तो. ठीक है, नेक्स्ट अपन ने देखा था 7.1C रेड विद शेड्यूल 1. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट शेड्यूल 1 मींस डीम्ड सप्लाई, दैट इज सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन. शेड्यूल 1 के अंदर अपन ने 4 एक्टिविटीज देखी थी. सबसे पहला वाज बिजनेस एसेट. ठीक है, एज बिजनेस एसेट परमानेंटली सोल्ड, ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड विदाउट कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई प्रोवाइडेड. इसकी एक कंडीशन थी. कंडीशन क्या थी? दैट आईटीसी शुड हैव बीन अवेल्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ सच एसेट. जो बिजनेस एसेट को मैं परमानेंटली सेल, ट्रांसफर या डिस्पोज कर रहा हूं, उस एसेट को खरीदने के टाइम पे मैंने उस पे जीएसटी पे करना चाहिए एंड उस जीएसटी का आईटीसी लेना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आता था अपना सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी, डिस्टिंक्ट पर्सन. एनी सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन बट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई. ठीक है, इसका नोट अपन ने देखा था कि भैया जहां पर भी तुमको रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन दिखता है, इट इज ऑलवेज 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 अज्यूम्ड कि भैया वहां पर बिजनेस तो है ही, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड इन क्वेश्चन. सॉरी. ठीक है, नेक्स्ट अपन ने देखा था सप्लाई बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल. एनी सप्लाई टेकिंग प्लेस बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल विदाउट कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई प्रोवाइडेड एजेंट शुड अंडरटेक सच सप्लाई. ठीक है, एजेंट शुड अंडरटेक टू रिसीव गुड्स और टू सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर. इसका मतलब क्या है कि भैया इनवॉइस जो है वो एजेंट के नाम पे इशू होना चाहिए. अगर इनवॉइस एजेंट के नाम पे इशू नहीं हो रहा, डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम पे इशू हो रहा है, तो ये शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा. ठीक है, एंड लास्ट अपन ने देखा था इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस. अगर मैं शेड्यूल 1 में सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट वहां पे कंसिडरेशन नहीं होगा. फ्री में आप किससे कोई भी चीज ले सकते हो, अपने रिलेटेड पार्टी से. देयरफॉर अगर आप शेड्यूल 1 के अंदर इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो कंसिडरेशन नहीं होगा. कंसिडरेशन नहीं होगा, देयरफॉर आप इंपोर्ट किससे कर रहे हो? रिलेटेड पार्टी आउटसाइड इंडिया से. एंड व्हेन देयर इज अ रिलेटेड पार्टी इन द क्वेश्चन, बिजनेस हमेशा रहेगा. अगर बिजनेस नहीं तो शेड्यूल 1 में भी टैक्स सप्लाई नहीं माना जाएगा. ठीक है, इसके बाद अपन ने थर्ड सेशन में, लास्ट सेशन में अपन ने खाली इसके इलस्ट्रेशंस देखे थे सो दैट आपका शेड्यूल 1 कवर अप हो जाए अच्छे से. टुडे सेशन विल बी स्टार्टिंग विथ शेड्यूल 2. ठीक है, शेड्यूल 2 का एक ओवरव्यू ले ले. देख, शेड्यूल 2 क्या बोलता है कि अगर सेक्शन 7.1A, 7.1B या फिर शेड्यूल 1 के हिसाब से आपका सप्लाई है. शेड्यूल 2 क्या बोलता है कि अगर आपका सप्लाई के डेफिनेशन के हिसाब से या आपका शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई है, तो ये शेड्यूल 2 बताएगा कि भैया वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है. ठीक है, समझ में आ गया. तो शेड्यूल 2 में अपन क्या देखेंगे? शेड्यूल 2 में देयर आर इन टोटल 7 एक्टिविटीज. वो 7 एक्टिविटीज अपन को ये बताएगी कि तुमने जो सप्लाई किया है वो सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस में. सर ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस अपन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आगे जब अपन टाइम ऑफ सप्लाई करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई करेंगे, वैल्यूएशन वगैरह करते हैं, तो उसमें गुड्स के लिए अलग रूल्स है और सर्विसेज के लिए अलग रूल्स है. देयरफॉर शेड्यूल 2 ये तुम्हारा क्लैरिफाई कर देगा कि भैया ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, इसके ऊपर गुड्स के रूल्स लगाओ, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसके ऊपर सर्विसेज के रूल्स लगने चाहिए. क्लियर है?
ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ शेड्यूल, उड़ेगा, हाँ, शेड्यूल 2, ठीक है। शेड्यूल 2 टॉक्स अबाउट वेदर द सप्लाई इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। इधर देखते हैं, चलो सबसे पहली एक्टिविटी है इसके अंदर ट्रांसफर। फर्स्ट एक्टिविटी इन शेड्यूल 2 इज ट्रांसफर। अब अगर आप ट्रांसफर देखते हो तो इसके अंदर दो चीज हो सकती है। आपने कोई भी गुड्स का ट्रांसफर टाइटल किया है कि राइट्स किया है। आप क्या चेक करोगे, वेदर यू हैव ट्रांसफर्ड इट्स टाइटल्स और यू हैव ट्रांसफर्ड इट्स राइट्स। अगर आप टाइटल ट्रांसफर करते हो मतलब आपने पूरा का पूरा गुड्स ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, गुड्स से रिलेटेड प्रॉफिट भी तेरा, लॉस भी तेरा, खर्चा भी तेरा। अगर आप टाइटल ट्रांसफर करते हो तो मतलब आपने पूरा का पूरा गुड्स ही ट्रांसफर कर दिया, देयरफॉर उस गुड्स से रिलेटेड प्रॉफिट भी तेरा, लॉस भी तेरा, खर्चा भी तेरा, ठीक है। तो इस केस में उसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देख, मेरा एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है मेरे पास। अभी एक बंदा आता है, वो बोलता है कि सर मुझे आपका प्रॉपर्टी खरीदने का है। मैंने बोला ठीक है, मेरे को इतना इतना प्राइस दे और ये प्रॉपर्टी तेरा। वो बोलता है अग्रीड। उसने मुझे कंसीडरेशन दिया, मैंने उसको मेरा प्रॉपर्टी बेच दिया, ठीक है। अब कल उठ के मैं इसको बोल सकता हूं क्या ये प्रॉपर्टी मेरा है? नहीं, वो क्या बोलेगा, सर आपने मेरे को बेच दिया, पेपर पे मेरा नाम है, अभी आपका नाम नहीं है, ये प्रॉपर्टी का टाइटल मेरे पास है, देयरफॉर इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। बट सेकेंड केस देख क्या बोलता है, वही बंदा मेरे पास आता है, बोलता है कि सर मेरे को आपका प्रॉपर्टी खरीदने का है। मैंने कहा मैं तुझे बेच नहीं सकता, सॉरी, मेरे बाप दादा का प्रॉपर्टी है, मैं तुझे बेच नहीं सकता। वो मुझे बोलता है कि लेकिन सर मेरा जो काम है वो आपकी प्रॉपर्टी में होगा, तो आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते क्या कि जहां पे आपका भी काम हो जाए मेरा भी काम हो जाए? मैं क्या बोलता हूं, मैं तेरे को ये प्रॉपर्टी यूज करने के लिए देता हूं, मैं तुझे प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता बट तुझे यूज करने के लिए दे सकता हूं, तुझे चलेगा क्या? तो बोलता है हाँ चलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, वो प्रॉपर्टी अभी भी मेरा है, कल उठ के मैं उसको प्रॉपर्टी से निकाल सकता हूं, वो कुछ नहीं कर सकता। बट वो प्रॉपर्टी को यूज करने का जो राइट्स है ना, मैंने वो राइट्स ट्रांसफर किया। तो इस केस में मैंने गुड्स बेचा क्या? नहीं, मैंने खाली गुड्स को यूज करने का जो राइट्स है वो राइट्स बेचा है। देयरफॉर अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी प्रोडक्ट का राइट्स बेचता हूं ना, तो दैट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो ट्रांसफर के केस में आपको दो चीज देखनी है, कोई भी प्रोडक्ट है उसका आपने टाइटल ट्रांसफर किया है कि राइट्स ट्रांसफर किया है। टाइटल ट्रांसफर किया है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट्स ट्रांसफर किया है तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब आपने कोई भी प्रॉपर्टी है उसका टाइटल ट्रांसफर कर दिया, बट पोजेशन आपने अभी तक नहीं दिया है, पोजेशन आप इन नियर फ्यूचर दोगे, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने बाद दोगे। उस केस में भी एक्ट क्या बोलता है कि अगर आपने टाइटल आज ट्रांसफर कर दिया ना, तो भले ही आप उसको पोजेशन आज दो, 2 महीने बाद दो या 4 महीने बाद दो, फर्क नहीं पड़ता, इट विल स्टिल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। गेला डोक्यात, ठीक है। टाइटल मैंने ट्रांसफर कर दिया बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड एट फ्यूचर डेट, इट विल स्टिल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर है? ठीक है, इसको लिख लेते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। शेड्यूल 2 7 एक्टिविटीज है। सबसे पहली एक्टिविटी क्या है? ट्रांसफर, ठीक है। इसके अंदर दो चीज है, टाइटल तो गुड्स, राइट्स तो सर्विसेज, ठीक है। आप लोगों को लिखने का मैं लेक्चर के एंड में टाइम दे दूंगा, अभी लिखने में टाइम वेस्ट करना नहीं, अभी खाली समझ लो कि अपन पढ़ क्या रहे, ठीक है। शेड्यूल 2 का फर्स्ट पार्ट अपना हो चुका है, ट्रांसफर अपन ने देख लिया। नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग रिलेटेड। क्वेश्चन में अगर आपको लैंड एंड बिल्डिंग रिलेटेड दिखता है तो इट विल ऑलवेज बी सप्लाई ऑफ सर्विस। Any activity related to land and building will always be supply of services, ठीक है, except its sale। अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग का सेल करता हूं तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, बट
सेल के अलावा जो भी है ना लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड, वो सब का सब आपका सर्विसेज में आएगा। आप खुद ही कोई भी कुछ भी चीज उठा के देख लो, रेंटिंग सर्विसेज, लीजिंग सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, सब का सब सर्विसेज में है, कुछ भी गुड्स में नहीं आएगा। ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेप्ट इट्स सेल विल ऑलवेज बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, देख लीज हो गया, टेनेंसी हो गया, ईजमेंट हो गया, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई रेंट हो गया, ये सब का सब तुम्हारा सर्विसेज माना जाएगा। क्लियर है? नीचे मैंने नोट में भी दिया हुआ है, एनीथिंग रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट इट्स सेल। सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग का अलग ट्रीटमेंट है, वो अपन थोड़ी देर में आगे क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है, सेल को छोड़ के बाकी लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी है इट विल ऑलवेज बी सर्विसेज। चल अपडेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग। ऑलवेज सर्विसेज एक्सेप्ट सेल। ठीक है, सेल को छोड़ के आपके पास जितना भी है एक्टिविटी लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड, वो सबका सब सर्विसेज माना जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट एक्टिविटी आती है तुम्हारी ट्रीटमेंट प्रोसेस। ट्रीटमेंट या प्रोसेस को अपन दूसरे वर्ड्स में जॉब वर्क भी बोलते हैं। ट्रीटमेंट या प्रोसेस मतलब क्या? मेरे पास वुड पड़ा है, वुड लकड़ा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक बंदा देखा जो मेरे को पता है कि वो फर्नीचर बनाता है, मैंने उसको वो वुड दिया और उसको बोला कि भाई तू फर्नीचर बना के मुझे वापस दे। लकड़ा किसका? मेरा। वो बंदा जो फर्नीचर बनाएगा वो फर्नीचर किसका? मेरा। लेकिन उसने जो मुझे फर्नीचर बनाने का सर्विस दिया ना, ठीक है, उस सर्विस के लिए जो कंसिडरेशन दूंगा वो उसका होगा। तो वो बंदे ने क्या किया, मेरे रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में या फिर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके मुझे वापस दे दिया, जिसके लिए उसने कंसिडरेशन चार्ज किया। तो दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट और प्रोसेस या फिर जॉब वर्क। उसने मुझे गुड्स सप्लाई किया क्या? नहीं, वो फर्नीचर मेरा ही था पहले से, उसने खाली लकड़े को फर्नीचर में कन्वर्ट करके मुझे वापस रिटर्न किया है। देयरफॉर उसने मुझे सर्विसेज प्रोवाइड की है, गुड्स नहीं दिया है। क्लियर है? उसका काम क्या है? लकड़े को कन्वर्ट करके फर्नीचर बनाना, उसका काम फर्नीचर बेचना नहीं है। क्लियर है? तो उसने क्या किया? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो whenever you are talking about any treatment or any process or any job work, it will be treated as supply of services. गिला डो क्या? ठीक है, चल एक काम कर, साइड में मैं ये भी खोल के रखता हूं, एक बार ये तीनों एक्टिविटी को फटाफट पढ़ ले और इसको अपडेट कर ले। थर्ड वाला ट्रीटमेंट प्रोसेस स्लैश प्रोसेस, जिसको अपन जॉब वर्क बोलते हैं, विच विल बी सर्विसेज। क्लियर है? ठीक है, चल फटाफट 2 मिनट देता हूं, एक बार इसको ध्यान से देख ले एंड इसको अपडेट कर ले, फिर अपन आगे चलते हैं फोर्थ वाले पॉइंट पे। ठीक है, चल जल्दी।
देख लिया क्या भाई? चल आगे बढ़ते हैं। देख अगर तुम लोगों का नहीं भी हुआ है ना तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। इन एनी केस ऑनलाइन लेक्चर्स है तो उसके लिबर्टी उठा लो, फायदा उठा लो उसका। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ में है ना 3 पार्ट है, अपन तीनों देखेंगे अलग अलग करके, फोर्थ का ए बी एंड सी। देख, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट विथ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन फर्क नहीं पड़ता। अगर आप विथ कंसिडरेशन ले रहे हो तो आईटीसी रोल प्ले में नहीं आएगा, विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर रहे हो तो आईटीसी रोल प्ले में आ जाएगा। इन एनी केस बिजनेस एसेट तो ट्रांसफर हो रहा है। इस केस में देख क्या बोला है, परमानेंटली ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है, वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। जहां पे भी आपको क्वेश्चन में परमानेंटली वर्ड दिखता है ना, ठीक है, दैट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ गुड्स। जहां पे भी आपको क्वेश्चन में परमानेंटली वर्ड दिखा, इट विल ऑलवेज बी सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर सर्विसेज होती है ना तो वहां पे परमानेंट वर्ड नहीं होता, वहां पे टेम्पररी वर्ड होता है, वहां पे यूज वर्ड आता है, राइट्स वर्ड आता है, ऐसे वर्ड आते हैं। गुड्स होता है ना तो वहां पे परमानेंट करके वर्ड आ जाता है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या बोलता है इसके अंदर, बिजनेस एसेट परमानेंटली सोल्ड, ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड विथ और विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, तो उस केस में इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड केस क्या बोलता है कि मेरा जो बिजनेस एसेट है ना वो मैंने परमानेंटली सेल, ट्रांसफर, डिस्पोज नहीं किया। मैंने क्या किया, उसको मेरे बिजनेस से उठा के मेरे घर पे मेरे प्राइवेट यूज के लिए लेके आ गया, या फिर मैंने किसी थर्ड पर्सन को दे दिया उसके प्राइवेट यूज के लिए। सेकंड केस क्या बोलता है, बिजनेस एसेट मेरे बिजनेस में मान ले एसी था, ठीक है, वो मेरा बिजनेस एसेट था, अब मैंने बिजनेस बंद कर दिया। एसी का मैंने क्या सोचा, उसको क्यों बेचना भाई, ये मैं खुद भी तो यूज कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, वो एसी मेरे ऑफिस से उठा के मेरे घर पे लगा दिया। मैंने उसको परमानेंटली बेचा क्या, नहीं बेचा। आई हैव जस्ट पुट दैट बिजनेस एसेट इनटू माय प्राइवेट यूज। ठीक है, या फिर मैं उसको बेचने वाला था लेकिन मेरा दोस्त आता है मुझे बोलता है कि भाई एक काम करना, अगर तू उसको बेच ही रहा है ना, उसको बेच मत, मुझे दे दे, मैं मेरे घर पे लगा लूंगा। ठीक है, जो भी पैसा रहेगा मैं तुझे दे दूंगा। तो मैंने क्या किया, आई हैव गिवन दैट एसेट टू माय फ्रेंड फॉर हिज पर्सनल यूज। इन ईदर केस मैंने यूज करने के लिए दिया है, देयरफॉर इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गिला डोक्या? ठीक है, गुड्स यूज्ड फॉर बिजनेस नाउ पुट टू प्राइवेट यूज और मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर देयर पर्सनल यूज, whether or not for consideration, it will still be treated as supply of services. क्लियर है? पहले वाले केस में क्या है, परमानेंटली सोल्ड, ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड विथ और विदाउट कंसिडरेशन, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकेंड वाले केस में क्या है, बिजनेस एसेट था, मैंने बेचा नहीं, मैंने क्या किया, मेरे घर पे लगा दिया मेरे पर्सनल यूज के लिए, या फिर किसी थर्ड पर्सन को दे दिया उसके प्राइवेट यूज के लिए। इन एनी केस यूज वर्ड आ गया, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर है? चल नेक्स्ट इसके अंदर बोला है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट में, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस carried on by a person who ceases to be a taxable person. सॉरी, देख मतलब क्या है, मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरे बिजनेस में बिजनेस एसेट्स है। अब मैंने क्या किया, आई हैव शट डाउन दैट बिजनेस, देयरफॉर आई सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, सीज होना मतलब स्टॉप होना, बंद हो जाना। आई एम नो मोर अ टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि भैया मेरा बिजनेस ही मैंने बंद कर दिया। जब तक मैं दूसरा बिजनेस चालू नहीं करूंगा तब तक आई एम नॉट अ टैक्सेबल पर्सन। देयरफॉर एक्ट क्या बोलता है कि अगर आपने आपका बिजनेस शट कर दिया ना, तो अगर ऊपर वाले दो केसेस में नहीं आता है आपका केस,
तो इट विल बी डीम्ड के आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स थे वो सारे के सारे आपने परमानेंटली सोल्ड, ट्रांसफर्ड या डिस्पोज कर दिए। एक्ट क्या बोलता है? इफ यू सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, देन अगर आपके ऊपर वाले दो केसेस में, अभी अपन ने जो दो केसेस देखे, उन दोनों केसेस में आपका केस नहीं आता, तो इट विल बी डीम्ड के आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स थे वो आपने परमानेंटली सेल, ट्रांसफर या डिस्पोज कर दिए। देयरफॉर इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। परमानेंटली वर्ड आ गया इसलिए, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या बोलता है? पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, इफ अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन देन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। ये लड़ो क्या? बिजनेस में जितने भी एसेट्स थे इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बट इसके है ना दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है गोइंग कंसर्न, दूसरा एक्सेप्शन है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। फर्स्ट, गोइंग कंसर्न मतलब क्या? आई सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, मुझे मेरा बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने क्या किया? मेरा बिजनेस एज इट इज किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया एंड दैट पर्सन इज नाउ कैरिंग ऑन माई बिजनेस। मेरे बिजनेस एसेट बिके क्या? नहीं बिके, वो अभी भी बिजनेस में है बरोबर। कोई दूसरा बंदा मेरा बिजनेस यूज कर रहा है तो वो मेरे एसेट्स भी यूज कर रहा है, देयरफॉर माय एसेट्स स्टिल एग्जिस्ट इन बिजनेस, ठीक है। तो उस केस में सच ट्रांसफर विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सर जीएसटी नहीं लगेगा इसमें, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो बिजनेस एसेट थे ना वो अभी भी बिजनेस में है। मैं बिजनेस नहीं चला रहा, लेकिन जो दूसरा पर्सन है जिसको मैंने बिजनेस दिया है वो तो चला रहा है ना, ठीक है। तो टैक्स कब लगेगा, सप्लाई कब माना जाएगा? जब वो बिजनेस बंद करके वो एसेट को परमानेंटली सेल, ट्रांसफर या डिस्पोज कर देगा, या फिर अपने घर पे लेके चले जाएगा अपने पर्सनल यूज के लिए। समझ में आ गया? ठीक है। गोइंग कंसर्न वाला पार्ट क्या बोलता है? मुझे मेरे बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, मैंने मेरा बिजनेस अगले को दे दिया। अब जब तक मेरे एसेट्स वो यूज कर रहा है तब तक इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। जैसे ही वो अगले ने मेरे एसेट्स बेचे, वो अगला उससे ट्रीट करेगा जैसा भी उसका जीएसटी का ट्रीटमेंट आएगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो गुड्स के हिसाब से ट्रीट होगा, सर्विसेज होगी तो सर्विसेज के हिसाब से ट्रीट होगा। बट इन एनी केस मैं जब ट्रांसफर करूंगा उसको तब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट केस क्या आता है? नेक्स्ट बताता है इसमें एक्सेप्शन में, कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था, ठीक है, भेलपूरी खा रहा था, गाड़ी वाला आया और निकल के ले गया, ठीक है। हम चल दिए भेलपूरी खाते खाते, मेरा बिजनेस तो अभी भी है, मैं निकल लिया ऊपर, मेरा बिजनेस तो अभी भी है यहाँ पे। अगर मेरा बिजनेस मेरा कोई पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव कैरी करता है मेरे जाने के बाद, ठीक है, तो उस केस में भी इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस अभी भी है, एसेट्स अभी भी है, बस ओनर निकल लिया उसका। गिला डो क्या? ठीक है। तो इसके अंदर दो एक्सेप्शन है, वो दोनों एक्सेप्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा। पहला एक्सेप्शन क्या है? बिजनेस ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ टैक्सेबल पर्सन हु इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है? ठीक है। तो सेक्शन अपना फोर्थ पैरा क्या बोलता है? फोर्थ पैरा टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। इसमें तीन पार्ट है। पहला पार्ट परमानेंटली सोल्ड, ट्रांसफर, डिस्पोज, तो उस केस में इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकेंड पार्ट में पुट टू प्राइवेट यूज और गिवन टू थर्ड पर्सन फॉर देयर पर्सनल यूज, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। थर्ड पार्ट क्या बोलता है? पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, बिजनेस एसेट deemed to have been supplied in course or furtherance of business treated as supply of goods. However, इसके दो एक्सेप्शन है, वो दोनों एक्सेप्शन में जीएसटी नहीं लगेगा, दोज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। सप्लाई नहीं मानेंगे उसको। पहला क्या है? ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न, सेकंड बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है? ठीक है। इसके दो एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन है तुम्हारा गोइंग कंसर्न, दूसरा एक्सेप्शन है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। चल इसको अपडेट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं तुमको टाइम दे दूंगा, पढ़ लेना। फोर्थ, बिजनेस एसेट, ठीक है। बिजनेस एसेट में फर्स्ट पार्ट क्या है? परमानेंटली सोल्ड, ट्रांसफर्ड,
disposed. It will be treated as goods. B, put to private use or given to third person for their personal use. It will be treated as supply of services. And last, C, ceases to be a taxable person, supply of goods, unless covered above. However, इसके आपके पास एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शंस है. पहला क्या है? ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न, एंड दूसरा है बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव. क्लियर है? ठीक है, चल एक काम कर, फटाफट 2 मिनट देता हूं, ये पैरा 4 एक बार पढ़ ले पूरा, ठीक है, और इसको अपडेट कर ले, उसके बाद अपन आगे देखते हैं क्या है. चल जल्दी.
चल डन, आगे देखते हैं। देख नहीं भी हुआ तो अगेन यू नो वीडियो को पॉज करना और इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चला नेक्स्ट कवर करते। नेक्स्ट है पैरा 5 ऑलवेज सर्विसेज। पैरा 5 के अंदर 6 एक्टिविटी है, वो 6 में से अगर कोई भी एक्टिविटी आप अंडरटेक करते हो तो इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। पहली एक्टिविटी है इसमें रेंटिंग। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पे देते हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, आपने सर्विस दी है। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर्टी में राइट्स ट्रांसफर किए हैं यूज करने के, आपने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया है, ठीक है। सेकंड, कंस्ट्रक्शन। इमूवेबल प्रॉपर्टीज का अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हो, ठीक है, ब्रिज हो गया, फ्लाईओवर हो गए, बिल्डिंग हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, एनी डैम थिंग, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करते हो तो आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हो, आप सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर रहे, ठीक है। एक्सेप्ट व्हेन एंटायर कंसीडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर द इशू ऑफ सीओसी और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। इसको जितना हो सकता है उतना हाईलाइट करके रखना। एक्सेप्ट व्हेन entire consideration is received after COC or first occupation whichever is earlier। इधर देख, लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ है वो अपन देखते हैं अभी। देख, सेल ऑफ बिल्डिंग, अगर आपको क्वेश्चन में सेल ऑफ बिल्डिंग दिखता है तो आपको क्या चेक करना है? आप चेक करोगे कंसीडरेशन कब मिला, कंसीडरेशन कब मिला, ठीक है। एंटायर कंसीडरेशन received after COC or first occupation whichever is earlier, or part consideration received before COC और फर्स्ट ऑक्यूपेशन whichever is earlier, ठीक है। आपको क्या चेक करना है? टेबल बनाते हैं। What you have to check is आपको कंसीडरेशन कब मिलता है। अगर पूरा का पूरा कंसीडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर सीओसी और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, पूरा का पूरा कंसीडरेशन, एंटायर कंसीडरेशन, मैं 1 रुपए की भी बात नहीं कर रहा हूं, पूरा का पूरा कंसीडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर सीओसी और फर्स्ट ऑक्यूपेशन whichever is earlier, it will be treated as sale of building and thus it will be exempt from tax, covered in negative list, ठीक है। अगर ये केस है, एंटायर कंसीडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर सीओसी और फर्स्ट ऑक्यूपेशन whichever is earlier, उस केस में इट विल बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ बिल्डिंग, इट विल बी exempt फ्रॉम टैक्स बिकॉज इट इज कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट। अगर पार्ट कंसीडरेशन का थोड़ा सा भी पार्ट आपको पहले मिल जाता है ना, कंसीडरेशन का थोड़ा सा भी पार्ट अगर आपको पहले मिल जाता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज liable to GST unless and otherwise mentioned, ठीक है। it will be treated as supply of services which is liable to GST। गेला डोक्यात, अगर आपको क्वेश्चन में बिल्डिंग दिखता है
लैंड की बात नहीं हो रही, सेल ऑफ लैंड इज ऑलवेज एग्जम्प्ट विदाउट एनी कंडीशन। बट अगर बिल्डिंग दिखता है आपको क्वेश्चन में, तो आप नेक्स्ट चीज क्या चेक करोगे, कंसीडरेशन कब मिला। If entire consideration is received after COC or first occupation, whichever is earlier, उस केस में it will be treated as sale of building and thus it will be exempt from GST because it is covered in negative list। ठीक है। बट अगर आपको कंसिडरेशन का कुछ भी पार्ट पहले मिलता है, बिफोर COC और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, then it will be treated as supply of service and it will be liable to GST। क्लियर है? ठीक है, चल एक काम कर, फटाफट 2 मिनट देता हूं, एक बार इसको कॉपी करके रख ले, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी। चल लिख लिया, अभी देख वापस कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या है। ऑलवेज सर्विसेज में रेंटिंग देख लिया, कंस्ट्रक्शन देख लिया। अगर कंस्ट्रक्शन में कैसा है
कि पूरा का पूरा कंसिडरेशन आफ्टर सीओसी या फर्स्ट ऑक्यूपेशन मिलता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ बिल्डिंग एंड दस इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पार्ट कंसिडरेशन भी अगर पहले मिल गया तो इट विल बी ट्रीटेड एज कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है आईपीआर। आईपीआर म्हणजे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर किसी को लिखना हो तो लिख लेना, आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके एग्जाम्पल है पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एटसेट्रा। ठीक है, आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका एग्जांपल्स है पेटेंट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। अभी देख, आईपीआर को अगर मैं टेम्पररी पर्पस के लिए ट्रांसफर करता हूं या यूज करता हूं तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। मेरे पास है ना एक प्रोडक्ट मैंने बनाया है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूला का मैंने पेटेंट लेके रखा है। एक दूसरा बंदा आता है, मुझे बोलता है कि सर मुझे आपके जैसा प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे आपका फॉर्मूला लगेगा, क्या मैं यूज कर सकता हूं आपका पेटेंट? मैंने क्या बोला कि एक काम कर, मेरे को इतना रॉयल्टी दे, ठीक है, मैं पेटेंट तुझे टेम्पररी यूज करने के लिए देता हूं। वो पेटेंट अभी भी मेरा है, मैंने बस किसी और को यूज करने के लिए दिया है, बदले में उसने मुझे रॉयल्टी फीस दी है। तो दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अगेन टेम्पररी वर्ड जहां पर भी दिखता है, यूज वर्ड जहां पर भी दिखता है, वो तुम्हारा सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आईटी सॉफ्टवेयर। एनीथिंग रिलेटेड टू आईटी सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट इट्स सेल विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। सॉफ्टवेयर बेचता हूं तो वो गुड्स में आ जाएगा, अदरवाइज अगर मैं उसको डिजाइनिंग करता हूं, डेवलपमेंट करता हूं, प्रोग्रामिंग करता हूं, कोडिंग करता हूं, मॉडिफिकेशन करता हूं, ये सब मेरा सप्लाई ऑफ सर्विसेज में चला जाएगा। ठीक है, एक्ट, नेक्स्ट पार्ट इज एक्ट। Act from doing to do something, not to do something, refrain from doing anything is called supply of service. फॉर एग्जाम्पल मेरा ये क्लास है, ठीक है, मैं और मेरा एक और पार्टनर था, हम दोनों साथ में क्लास चलाते थे। अब मेरे पार्टनर का इतना नाम हो गया मेरी क्लास में से कि उसने क्या किया, उसने अलग होने का डिसीजन ले लिया। उसने बोला मैं तेरे साथ नहीं पढ़ाएगा, मैं अलग पढ़ाएगा। मैंने क्या बोला कि भाई तेरा नाम है ना मेरी क्लास में आने से हुआ है, तुझे कोई जानता भी नहीं था, अपन ने साथ में क्लास स्टार्ट किया, मेरे स्टूडेंट बेस की वजह से तेरा स्टूडेंट बेस बना है, तो तू ऐसे ही नहीं निकल सकता। ठीक है, मैं तुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, तुझे वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना पड़ेगा। वो बोला कैसा कॉन्ट्रैक्ट? मैंने बोला कि तू इस एरिया में आने वाले 2 साल तक कोई भी क्लास नहीं खोल सकता या कोई भी क्लास में नहीं पढ़ा सकता। तो व्हाट डिड आई डू? I refrained that other person from doing any act. रिफ्रेन करना मतलब मैंने सामने वाले को रोक दिया फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट। एक्ट क्या था कि वो भाई उस एरिया में 2 साल तक ना तो कोई क्लास खोल सकता है, ना ही किसी क्लास में पढ़ा सकता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जो एक्ट के लिए मैं अगर कोई कंसिडरेशन देता हूं या वो मुझे कोई कंसिडरेशन देगा तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। या तो फिर इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सुपारी सबसे बेस्ट। मर्डर करना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ऑल्दो इट इज इलीगल बट दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मैं अगले को पैसे देता हूं टू किल समवन ऑन माय बिहाफ, दैट इज कॉल्ड, दैट पर्सन इज सप्लाइंग सर्विसेज। भैया सुपारी लेना, सुपारी देना इज इलीगल। ठीक है, इसके लिए कुछ भी नहीं है, ये इलीगल है, पकड़े गए तो जूते पड़ेंगे, याद रखना। नेक्स्ट एक्ट हो गया, तो वो बंदा क्या कर रहा है, वो मेरे बिहाफ पे कोई एक्ट कर रहा है। फर्स्ट केस में क्या था, मेरे लिए वो कोई एक्ट नहीं कर रहा था। देयरफॉर एक्ट मतलब रिफ्रेन, टॉलरेट टू डू एनी एक्ट और नॉट टू डू एनी एक्ट। ठीक है, एंड लास्ट वाला अगेन राइट्स, अपन फर्स्ट पैरा में ही देख चुके हैं। अगर मैं राइट्स ट्रांसफर करता हूं तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, पैरा 5 में अपन ने टोटल 6 एक्टिविटी देखी है। सबसे पहली है रेंटिंग, सेकंड है कंस्ट्रक्शन, थर्ड आ गया तुम्हारा आईपीआर, फोर्थ आईटी सॉफ्टवेयर, फिफ्थ एक्ट एंड लास्ट इज राइट्स। ठीक है,
इसको अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं. फिफ्थ विल बी ऑलवेज सर्विसेज. इसके अंदर क्या है? 6 एक्टिविटीज. ए, रेंटिंग. Again, anything related to land and building will always be services except its sale. ठीक है. B, construction. Again, related to immovable property, land and building. C, IPR. D, IT software. Except sale. Except sale. E क्या था अपना? Act, to do or not to do. And last F was again rights. ठीक है. तो पैरा 5 में तुम्हारे पास 6 एक्टिविटी है. वो 6 में से अगर आपने कोई भी एक्टिविटी कर ली तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सॉरी, चल 2 मिनट देता हूँ. एक काम कर, इसको फटाफट अपडेट कर ले एंड पैरा 5 तक अगर हो सकता है तो पूरा का पूरा स्टार्टिंग से पढ़ ले, अदरवाइज एटलीस्ट पैरा 5 एक बार पढ़ ले. ठीक है, जल्दी.
चल डन, आगे देखते। देख अगर नहीं भी हुआ है तो अगेन पॉज करना और लिख लेना। विल मूव फॉरवर्ड। दो एक्टिविटी और बाकी है, उसके बाद सेशन वाइंड अप कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है कंपोजिट सप्लाई। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सप्लाईज, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है, ये अपन लेक्चर के एंड में, आज के लेक्चर में नहीं, जब अपन चैप्टर एंड होगा ना तो उसमें अपन लास्ट में देखेंगे कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई होता क्या है। तो देख अगर कंपोजिट सप्लाई की बात हो रही है ना तो इसके अंदर दो सप्लाई है, एक होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई, दूसरा रेस्टोरेंट सप्लाई। बेसिकली कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई मतलब टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज आर सप्लाइड टुगेदर। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई या मिक्स्ड सप्लाई मतलब क्या, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज आर सप्लाइड टुगेदर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट सर्विसेज ले ले। रेस्टोरेंट सर्विसेज में गुड्स की भी सप्लाई होती है और सर्विसेज की भी सप्लाई होती है। ठीक है, तो दैट इज टू और मोर सप्लाईज सप्लाइड टुगेदर। तो उस केस में कंपोजिट सप्लाई के केस में इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है या फिर रेस्टोरेंट रिलेटेड सर्विस है तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, फूड और आर्टिकल और ह्यूमन कंजम्पशन रिलेटेड रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज, एक्सेप्ट अगेन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्यों? बिकॉज यू नो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे कोई जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 6 से टॉक्स अबाउट कंपोजिट सप्लाई। पॉइंट नंबर 6 टॉक्स अबाउट कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में दो पार्ट है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटेड एज सर्विसेज। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई भी काम करना उसको अपन बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। एंड बी रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विसेज ट्रीटेड एज सर्विसेज। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? टू और मोर सप्लाई सप्लाइड टुगेदर, टू और मोर सप्लाईज सप्लाइड टुगेदर। ठीक है, एंड लास्ट आता है तुम्हारा सप्लाई ऑफ गुड्स। लास्ट आता है तुम्हारा सप्लाई ऑफ गुड्स। कौन सप्लाई कर रहा है? बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई टू इट्स मेंबर्स। देख अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई है, वो अपने मेंबर को कोई भी गुड्स सप्लाई कर रहा है तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई अपने मेंबर्स को सर्विसेज नहीं दे सकता, उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। ठीक है, तो देयरफॉर अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई कैन ओनली सप्लाई गुड्स टू इट्स मेंबर्स। क्लियर है? ठीक है, चल इसको भी अपडेट कर लेते हैं। 7th is by unincorporated AOP BOI to its members services। ये आई डाउट दिखेगा, मुश्किल लग रहा है ना, दिख जाएगा। चल ठीक है, उसका मैं साइज बढ़ा दूंगा। एक काम करते हैं, एक बार अपन शेड्यूल 2 में अपन ने 7 एक्टिविटीज देखी थी। शेड्यूल 2 के अंदर 7 एक्टिविटीज देखी थी। ठीक है, सबसे पहली एक्टिविटी वाज ट्रांसफर। ट्रांसफर के अंदर दो पार्ट देखा था, राइट्स एंड टाइटल। अगर मैं राइट्स ट्रांसफर करता हूं इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर मैं टाइटल ट्रांसफर करता हूं इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके बाद सेकंड अपन ने देखा था लैंड एंड बिल्डिंग रिलेटेड। एनीथिंग इन रिलेशन टू लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेप्ट इट्स सेल विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज।
सेल ऑफ लैंड इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. सेल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, इफ एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर सीओसी और फर्स्ट ऑक्यूपेशन इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. इफ पार्ट कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बिफोर इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ठीक है. फिर थर्ड अपन ने देखा था जॉब वर्क. जॉब वर्क प्रोसेस या ट्रीटमेंट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. फोर्थ देखा था बिजनेस एसेट. इसके अंदर तीन पार्ट थे. पहला परमानेंटली सोल्ड, ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स. सेकंड, put to private use or given to third person for their private use, it will be treated as supply of services. And last, person ceases to be a taxable person, business assets shall be deemed to have been supplied in course or furtherance of business, treated as supply of goods. However, point 3 के दो एक्सेप्शन है. पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव. दोनों ही केस में जीएसटी नहीं लगेगा. एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी बाय वर्च्यू ऑफ मेगा एग्जेम्पशन. ठीक है. उसके बाद अपन ने फिफ्थ पैरा देखा था ऑलवेज सर्विसेज. इसके अंदर 6 एक्टिविटी है. सबसे पहली रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सेकंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. थर्ड तुम्हारा आईपीआर. फोर्थ सो आईटी सॉफ्टवेयर रिलेटेड. फिफ्थ एक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग. एंड सिक्स्थ राइट्स. ये 6 की 6 एक्टिविटी विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सिक्स्थ वाज कंपोजिट सप्लाई. इसके अंदर दो पार्ट थे. एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई काम करना, एंड दूसरा रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज. दे बोथ विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ठीक है. एंड लास्ट वाज सप्लाइड बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई टू इट्स मेंबर्स, सप्लाई ऑफ गुड्स. ठीक है. चल तुम्हारे सामने मैं स्क्रीन पर रख देता हूं. ये इसको एक एक करके कॉपी कर लेना. ठीक है. अगर आप लोग ऑलरेडी कॉपी कर चुके हो तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लो. अगर कॉपी नहीं किया है तो मैं अभी टाइम देता हूं, इसको एक एक करके कॉपी कर लेना. ठीक है. चल जल्दी.
चल देख, अगर नहीं हुआ है तो इसको पॉज करना और लिख लेना, मैं इसको आगे स्क्रॉल कर देता हूं। इसको फटाफट कॉपी कर लो। चल डन। चलो, एक सेशन कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का और बाकी है, उसमें उस सेशन में अपन नेगेटिव लिस्ट वाला पार्ट देख लेंगे, एज वेल एज कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई भी ट्राई करेंगे कि खत्म कर दे, ठीक है। अननेसेसरीली वापस इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे। तो विल वाइंड अप दिस सेशन हियर। चलो गाइस, माय नेम इज अभिषेक भंडारी एंड adios एंड हैव अ नाइस डे। चलो बाय बाय, एंजॉय।